सभी को नमस्कार। सब्जेक्ट आधुनिक भारत। टॉपिक है भारत पर ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। पॉइंट नंबर 1 है भारतीय प्रशासन ब्रिटिश हाथों में था और इंग्लैंड के हितों में ध्यान रखते हुए चलाया जाता था। गृह प्रभार भारत की ओर से राज्य सचिव द्वारा इंग्लैंड में किए गए व्यय को संदर्भित करता है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों को लाभांश, विदेशों में उठाए गए सार्वजनिक ऋण पर ब्याज, नागरिक और सैन्य शुल्क, इंग्लैंड में स्टोर खरीद आदि शामिल हैं। निजी विदेशी पूंजी पर ब्याज और लाभ राष्ट्रीय आय प्रणाली से एक और महत्वपूर्ण रिसाव थे। बैंकिंग, बीमा और शिपिंग सेवाओं के लिए भारत को भारी भुगतान करना पड़ता था। अगला पॉइंट है भारत में ब्रिटिश आयातों को दी जाने वाली रियासतों के लिए अक्सर इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अनुसार ब्रिटिश आयात पर लगभग शून्य शुल्क लगाया जाता था, लेकिन भारतीय निर्यात पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया जाता था। तो ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि ब्रिटिश आयात पर शून्य शुल्क और ब्रिटिश के द्वारा भारत को निर्यात पर भारी शुल्क लगाया जाता था। अगला पॉइंट है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अमीर वर्ग द्वारा भूमि संपत्ति में निवेश करने की प्रबल प्राथमिकता उद्योगों के विकास के लिए हानिकारक साबित सिद्ध हुई, क्योंकि उनमें पूंजी निवेश कम था। अगला पॉइंट है 1793 में कॉर्नवालिस ने भूमि राजस्व का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया। स्थायी बंदोबस्त को स्तंभरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और पेशवेदारी जैसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में शुरू हुई थी। ब्रिटिश भारत का 19% हिस्सा स्थायी बंदोबस्त के अधीन था। जमींदारों के एक नए वर्ग को भूमि मालिकों के रूप में घोषित किया गया, जिन्हें कुल राजस्व का 10/11 हिस्सा कंपनी को देना होता था और शेष 1/11 हिस्सा अपने कर्तव्यों के लिए देना था। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार छोटे पूंजीपति थे। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन ये बनता है कि स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया। तो उसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब शुरू किया? 1793 में। अगला क्वेश्चन बनता है ये व्यवस्था कहाँ कहाँ शुरू हुई थी। तो ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में शुरू हुई थी। उसके बाद इसी व्यवस्था के अंतर्गत कितना प्रतिशत हिस्सा स्थायी बंदोबस्त के अधीन था। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत 19% हिस्सा स्थायी बंदोबस्त के अधीन था। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जमींदारों के इस व्यवस्था के अंतर्गत कितना हिस्सा कंपनी को देना होता था। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को 10/11 हिस्सा कंपनी को देना होता था और 1/11 हिस्सा अपने कर्तव्यों के लिए, मतलब अपने खर्चे के लिए या अपने वेतन के रूप में 1/11 हिस्सा खुद रखना होता था। अगला पॉइंट है तमिलनाडु के बारामहल जिले में थॉमस मुंडो और अलेक्जेंडर रीड द्वारा शुरू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था भूमि बंदोबस्त का एक और प्रकार था। बाद में यह व्यवस्था मद्रास, बॉम्बे के कुछ हिस्सों, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में फैल गई। इस प्रणाली के अनुसार रैयतों को भूमि पर कब्जा करने का अधिकार और स्वामित्व दिया गया था और उन्हें सीधे सरकार को राजस्व का भुगतान करना होता था। इस प्रणाली के अनुसार किसान अपनी भूमि का मालिक था। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने प्रारंभ की। तो इसका आंसर है थॉमस मुंडो और अलेक्जेंडर रीड ने। कहाँ पर स्टार्ट की? तमिलनाडु के बारामहल जिले में। अगला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि ये व्यवस्था कहाँ पर फैली थी। ये व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्सों, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग, कर्नाटक का एक हिस्सा, उसमें फैली थी। इस व्यवस्था में लगान किसे देना तो होता था। इस व्यवस्था में रैयतों को भूमि पर कब्जा करने का अधिकार और स्वामित्व, यानी उन्हें मालिकाना हक दिया गया था और उन्हें सीधे सरकार को भुगतान करना होता था। अगला पॉइंट है इस बंदोबस्त के अंतर्गत कुल 51% ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र शामिल था। इस प्रणाली में भूमि की दर बहुत अधिक थी और कृषि लगान की वसूली बहुत सख्ती से की जाती थी। तो इसमें यहाँ सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि इसके अंतर्गत कितना प्रतिशत भारतीय क्षेत्र शामिल था। तो इसके अंतर्गत था 51%। और जो हमारी इससे पहले वाली व्यवस्था थी
स्थायी बंदोबस्त, उसके अंतर्गत मात्र 19% हिस्सा शामिल था। उसके बाद है महलवाड़ी प्रणाली के तहत राजस्व बंदोबस्त की इकाई गांव या महल है। गांव की जमीन गांव के समुदाय की होती है। समुदाय संयुक्त रूप से भूमि राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार था। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, यह प्रणाली ब्रिटिश भारत के 30% हिस्से में प्रचलित थी, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब शामिल थे। अगला पॉइंट है, भारत से इंग्लैंड में धन का निरंतर प्रवाह जिसके लिए भारत को कोई पर्याप्त आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक प्रतिफल नहीं मिला, उनको राष्ट्रीय नेताओं और अर्थशास्त्रियों ने भारत से धन की निकासी कहा है। अगला पॉइंट है, 1813 से पहले कंपनी के पास आवर्ती अधिशेष था, जो कि दमनकारी भूमि राजस्व नीति से लाभ, भारतीय बाजारों पर एकाधिकार, नियंत्रण से उत्पन्न बाजार से लाभ और कंपनी के अधिकारियों द्वारा की गई वसूली से प्राप्त होता था। यानी कि इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों द्वारा लगान बहुत कई तरीक़ों से वसूला जा रहा था। उसके बाद है, अगला पॉइंट है, अधिशेष का उपयोग कंपनी द्वारा निवेश के रूप में किया जाता था, अर्थात भारत और अन्य जगहों पर निर्यात योग्य वस्तुओं की खरीद के लिए। इस निवेश से किए गए माल के निर्यात के बदले भारत को कुछ नहीं मिलता था। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा इस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। मतलब कंपनी लगान लेती थी, तरह तरह से अपना पैसा इकट्ठा कर रही थी, उसके बाद में उस यहाँ संपत्ति खरीदती थी। अब वो संपत्ति तो खरीदती थी, लेकिन उससे कंपनी का फ़ायदा था, भारत के लोगों का कोई फ़ायदा नहीं था। उसके बाद अगला पॉइंट है, व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा समाप्त की गई? तो ये व्यवस्था 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त कर दी गई। अगला पॉइंट है, 1813 के बाद से आर्थिक निकासी ने अप्रतिफल निर्यात का रूप ले लिया। कुछ अपवाद वर्षों को छोड़कर द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने तक व्यापार का अनुकूल संतुलन हमारे विदेशी व्यापार की सामान्य विशेषता थी। दादा भाई नौरोजी ने धन की निकासी को सभी बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई और भारतीय गरीबी का मुख्य कारण बताया। तो ये हमारे सबसे पहले थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने इस बात की सबसे पहले बुराई की थी कि भारत में गरीबी जो हो रही है वो अंग्रेज़ों की लूटपाट की वजह से हो रही है। अगला पॉइंट है, दादा भाई नौरोजी धन के निष्कासन सिद्धांत के पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रवर्तक थे। उन्होंने अपने लेखों और पुस्तकों भारत पर इंग्लैंड का कर्ज, भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन, भारत की आवश्यकताएँ और साधन और भारत के वाणिज्य पर के माध्यम से धन के निष्कासन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अगला पॉइंट है, रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के निष्कासन सिद्धांत पर जोर दिया। उन्होंने अपने लेख भारत के आर्थिक इतिहास में प्रस्तावित किया कि भारत के वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का आधा हिस्सा हर साल बाहर चला जाता है। अब यहाँ से पहला पॉइंट तो यह कि सबसे पहले धन के बहिर्गमन सिद्धांत को किसने बताया? तो वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी। उसके बाद है, दूसरे कौन थे जिन्होंने इस पर जोर दिया? वो थे रमेश चंद्र दत्त। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया और घोषणा की कि लगातार अकाल और भारतीय नागरिकों की गरीबी का असली कारण पिछले 100 वर्षों से चल रहा धन का निष्कासन है। अगला पॉइंट है, सैयद अहमद खान ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और उनका मानना था कि मुस्लिम समुदाय का विकास केवल ब्रिटिश सरकार के साथ ही हो सकता है। ये किसका कहना था? सर सैयद अहमद खान का। उसके बाद अगला पॉइंट है, दादा भाई नौरोजी ने WC बनर्जी के साथ मिलकर, मतलब WC बनर्जी जिन्हें कहते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी के साथ मिलकर 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसने भारतीय नागरिकों के भयंकर शोषण और पीड़ा को लोकप्रिय बनाया। अगला पॉइंट है, दादा भाई नौरोजी 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी कब ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे? तो वो 1892 में चुने गए थे। किस पार्टी के टिकट पर चुने गए थे? लिबरल पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। तो ये हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।